डाकू मंगल सिंह बोल रहा हूँ। तुम लोगों के पास जो कुछ भी धन दौलत है वो निकाल कर हमें दे दो, और अगर किसी ने भी चालाकी की या रास्ते में आने की कोशिश की तो वो जान से जाएगा। सरदार, लगता है गांव वाले ऐसे नहीं निकलेंगे, हमें घुसना होगा। लूट लो पूरे गांव को, किसी को भी मत छोड़ना। उठ, हमारे सरदार गला फाड़ रहे हैं और तू घोड़े बेचकर सो रहा है। चल उठ जा। गलती हो गई माई बाप, गलती हो गई। चल बता, माल कहाँ है, बोल। माई बाप, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ बहुत सारी दौलत मिल सकती है आप लोगों को। कौन सी जगह? माई बाप, यहाँ से 50 मील दूर भानगढ़ का किला है। वहाँ आप लोगों को इतना धन मिलेगा कि आप लोगों की 1000 पुश्तें बैठकर खाएंगी। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं भी कुछ साल तक वहाँ पहरा देने का काम करता था। ठीक है, हम तुझे छोड़ रहे हैं, लेकिन तेरी बात गलत निकली तो हम वापसी में तुझे ऐसी मौत देंगे कि तेरी आत्मा तक कांप जाएगी। चलो साथियों, हमें भानगढ़ के किले में जाना है। गरीबों पर अत्याचार करने की यही सजा है कि तुम लोग भानगढ़ जाकर मरो। भानगढ़ का रक्षक तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सरदार, यहाँ तो किला दिखाई ही नहीं दे रहा है और आगे रास्ता भी बंद है। सरदार, कहीं उस गांव वाले ने हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया? मरने से हर कोई डरता है, उसने झूठ नहीं बोला होगा। तुम लोग एक काम करो, चारों ओर फैल जाओ और देखो कोई और रास्ता मिलता है क्या। सरदार, मिल गया रास्ता। शायद ये रास्ता भानगढ़ के किले तक जाता है। चाचा, ओ चाचा। हाँ बेटा, बोलो। चाचा, हमें भानगढ़ के किले में जाना है, उसका रास्ता यही है क्या? भानगढ़? लेकिन तुम लोग इतनी रात को वहाँ क्यों जा रहे हो? हम किले में रखे खजाने को लूटने जा रहे हैं। क्या? फिर तो तुम लोग गलत करने जा रहे हो। लौट जाओ यहाँ से। तो तू हमें रोकेगा बुड्ढे? बुड्ढे, हमें रोकने की कोशिश मत कर, वरना तेरी बची कुची जिंदगी हम छीन लेंगे। समझा कि नहीं? अब चल हट। मैं तुम लोगों को रोक नहीं रहा हूँ, बल्कि समझा रहा हूँ। अबे बुड्ढे, बोला ना चल हट। ज्यादा समझा बुझा मत, चल हट रास्ते से। ठीक है, तुम लोगों को जो करना है वो करो, जाओ। लगता है बुड्ढा डर गया। किला तो बहुत बड़ा है, लगता है अंदर खजाना भी बहुत मिलेगा हमें।
चलो अंदर। सरदार, किला अंदर से भी बहुत बड़ा है, लेकिन खजाना कहाँ होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। जहाँ भी होगा हमारी नजरें उसे ढूंढ ही लेगी। सरदार, उस कमरे से रोशनी बाहर आ रही है, लगता है वहाँ कुछ है। क्या बात है, दिल खुश हो गया इतना सारा खजाना देखकर। सचमुच इस भानगढ़ किले में इतना खजाना है कि हमारी 1000 पुश्ते बैठकर खाएंगी। आपने सही कहा सरदार। सरदार, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। सारा खजाना बोरी में भरते हैं और निकल चलते हैं। तुम सही कह रहे हो लाखा, जल्दी से सब कुछ बोरी में भर दो। तुम लोगों ने जो किया वो गलत किया। तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वही बुड्ढा है ना जिसने हमें रास्ता बताया था? हाँ, मैं वही हूँ। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, वापस रख दो सारा खजाना, वापस रख दो। सुन बे बुड्ढे, हम इतनी दूर खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। हम तो खजाना लेकर ही जाएंगे। मेरे रहते तुम लोग इस किले से एक कंकड़ भी नहीं ले जा सकते। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो वापस चले जाओ। तू रोकेगा बुड्ढे हमें? तू है कौन? भानगढ़ का रक्षक भान सिंह हूँ मैं। भानगढ़ का रक्षक? बहुत बकबक कर रहा है तू बुड्ढे। ले, अब ऊपर जा। भान सिंह के रहते भानगढ़ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूँ भानगढ़ का रक्षक। मनोज, जल्दी से त्रिशूल ले, मार दे उसे। रघु ने जोर से चिल्लाकर मनोज से कहा। ये शब्द मनोज के कान पर पड़े और मनोज ने जमीन पर पड़े त्रिशूल को उठाया और सामने खड़े दैत्य के पेट में उतार दिया। त्रिशूल पेट में जाते ही उस दैत्य की चीख ने खजाने के गुफा को भर दिया। खजाने की खोज में आए मनोज और रघु को खजाना तो मिला, लेकिन उसकी रक्षा कर रहे दैत्य के साथ मनोज और रघु की लड़ाई हुई। दैत्य के ही हाथ से फिसले त्रिशूल को मनोज ने रघु के कहने पर जमीन से उठाया और उससे दैत्य को खत्म कर दिया। दैत्य की लाश गुफा के बाहर पड़ी हुई थी। मनोज और रघु गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था। रघु ने मशाल जलाई और उसके उजाले में दोनों आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने हीरे, मोती
और सोने से खचाखच भरे कई 100 बक्से थे। उनकी चमक से मनोज और रघु की आंखों में सोने का रंग उतर आया। मनोज ने अपने आप को संभाला और 4 कदम आगे जाने के बाद उसने चमक रहे बड़े से हीरे को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और एक काले नाग ने फिस से फन निकालकर मनोज को डस लिया। मनोज अपने बिस्तर पर पड़ा था। उसने आंखें खोली तो उसके सामने रघु सुबह की चाय लेकर खड़ा था। रघु ने उसके पास बैठते हुए हंसी के साथ कहा, क्यों भाई, आज फिर से वही सपना? मनोज ने हाँ में सिर हिलाया। रघु ने कहा, हर 7-8 दिन में एक ही सपना देखता है, लेकिन असल जिंदगी में खजाना कब दिलवाएगा? मनोज ने रघु के हाथ से चाय लेते हुए कहा, सपना तो हमेशा ही आता है, पता नहीं क्या मन में है ऊपर वाले के। ऊपर वाले के मन का तो पता नहीं, पर अगर हम समय से काम पर नहीं गए तो हमसे ऊपर जो बैठा है हमारा बॉस हमें नौकरी से निकाल देगा, इसलिए चल जल्दी से। मनोज ने जल्दी जल्दी चाय पीना शुरू किया। मनोज और रघु दोनों अलग अलग गांव से इस शहर में आए थे। दोनों ने MSW से डिग्री लेकर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट बेसिस पर जॉब कर रहे थे। उनका काम था वृद्धाश्रम में सरकारी अनाज का जमा खर्च रखना, लेकिन उनका काम में मन नहीं लगता था। दोनों जल्दी जल्दी अमीर बनना चाहते थे। इसी वजह से वो वृद्धाश्रम में आने वाले अनाज को चोरी छिपे छोटे मोटे व्यापारियों को बेचा करते थे। मनोज को खजाना मिलने का सपना हमेशा आता था, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत आती जिससे उसे सपने में खजाना नहीं मिल पाता। पर उसके मन में खजाने को पाने की ललक हमेशा से थी। इसमें रघु भी उसका साथ देता था। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे साथी थे। मिली भगत करके दोनों सरकारी अनाज की चोरियां करते थे। आज दोनों अनाज की रसीद लेने के लिए वृद्धाश्रम पहुंचे। उन्हें देखकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे और धूप सेक रहे बंसी काका ने उन्हें आवाज लगाई, अरे ओ राम और श्याम, कहाँ जा रहे हो? अरे इधर तो आओ। दोनों काका के पास आए और उनके करीब बैठते हुए मनोज ने कहा, क्या चाचा जी, हरिद्वार जाने की उम्र में दुनिया की खबरें जुटा रहे हो? बताओ क्या है आज की ताजा खबर? भाई, नामचीन डाकू मंगल सिंह और उसके गिरोह का भानगढ़ में रहस्यमयी तरीके से खून हुआ है। रहस्यमयी तरीके से? ऐसा कुछ नहीं होगा, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया होगा। बदनामी से बचने के लिए कह दिया होगा कि रहस्यमयी तरीके से मरे हैं। अरे ढप और शंख, जिस पर 50 लाख का इनाम हो उसे तो पुलिस मारने के बाद सीना तान कर कहेगी कि इसे तो हमने ही मारा है कि नहीं? उन्हें मारा होगा उसी ने। किसने काका? भानगढ़ के रक्षक ने। कई 100 सालों पहले की बात है। उस जमाने में राजा मान सिंह भानगढ़ के राजा हुआ करते थे। उनके पास हिंदुस्तान के करीब करीब उस समय के 50% सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, इन सब का खजाना हुआ करता था। राजा मान सिंह बहुत बहादुर थे और उन्होंने हर लड़ाई जीतकर ये खजाना जमा किया हुआ था। इतना खजाना होने से काफी दुश्मन राज्यों की नजर उस खजाने पर थी, पर उसे कोई भी लूट नहीं पाया, ना ही उसे चोरी कर पाया। एक बार साधु उनके यहाँ आया था। उस रात आसमान साफ था, चांद भी अपने पूरे आकार में चमकते हुए अपने होने का प्रमाण दे रहा था। साधु अपने कक्ष में सो रहे थे। अचानक ही उनकी आंखें खुली और वो उठकर उनके कक्ष के बाहर चले गए। रात के समय का तीसरा पहर था, इसीलिए किले में घनघोर शांति बनी हुई थी। साधु ने महल के बाहर प्रांगण में बने खंबे के पीछे छुपकर झांकते हुए देखा
कि एक पहरेदार सैनिक गहरी नींद में है। उसके पीछे से हल्के कदमों से साधु महल के अंदर दाईं तरफ मुड़ा। खजाने के कक्ष के बाहर आकर उसने पहरा दे रहे सैनिक के पीछे से आकर उसके मुंह को दबाते हुए उसे अंधेरे में खींचा। उसे खत्म करने के बाद और एक सैनिक से साधु का मुकाबला हुआ तो उसे भी साधु ने मार दिया। अब साधु खजाने के कक्ष में था। उसके सामने बहुत सारा सोना, हीरे, जवाहरात थे। उसकी रोशनी से साधु की आंखें चकाचौंध हो रही थी। अभी साधु ने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि पीछे से कुछ गुरगुराने की आवाज आई। साधु ने पलटकर देखा तो उसकी रूह डर के मारे कांप उठी। बड़े दांत वाला, लंबे नाखूनों वाला और शैतानी शक्ल सूरत वाला एक लंबा सा शैतान उसके सामने खड़ा था। साधु कुछ कर पाए उसके पहले ही उस शैतान ने साधु के गले पर अपने लंबे नाखूनों से वार किया। सर से खून के छींटे साधु के गले से निकले और साधु जमीन पर जा गिरा। तड़पते हुए उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महल के प्रांगण में साधु का शव पड़ा था। अगल बगल कुछ सैनिक, मंत्री और राजा मान सिंह खड़े थे। महामंत्री ने राजा से कहा, खुद को सिद्ध पुरुष कहलाने वाला ये एक ढोंगी पाखंडी साधु था जो कि किले में चोरी करने आया था। हमारा खजाना या उस कक्ष की कोई चीज हमारे और हमारे परिवार के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति छू तक नहीं सकता। जो भी ऐसा करेगा उसका यही हश्र होगा। घनघोर जंगल की खामोशी में कुछ कदमों की हलचल महसूस हुई। तभी घास खाते हुए एक हिरन ने अपने कान खड़े किए, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से चरना शुरू किया। वहीं दूसरी ओर एक बाण उसे अपना निशाना बनाने के लिए तैयार था। ये निशाना ताने हुए धीरे धीरे राजकुमारी विद्या हिरन के करीब जा रही थी। अब हिरन राजकुमारी के बिल्कुल सही निशाने पर था। तभी उसे पीछे से कुछ गुरगुराने की आवाज आई। राजकुमारी ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक तेंदुआ राजकुमारी पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। अगले ही पल वो राजकुमारी की तरफ कूद पड़ा। राजकुमारी की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन तभी एक सपाट से आए एक बाण ने तेंदुए के गर्दन को भेदा। तेंदुए ने जमीन पर गिरते ही दम तोड़ा। महामंत्री के बेटे धनानंद का वो बाण था जिसने तेंदुए की जान ली। धनुष्य अपने कंधे पर रखकर धनानंद ने विद्या के पास आकर कहा, आज हम सही समय पर आए, नहीं तो इस तेंदुए ने तो आपको हमसे छीन ही लिया था। आपके रहते हमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपके पिता के राज्य में हमारा प्रेम ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ये राजपाट से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका प्यार है हमारे लिए। इसीलिए तो कह रहे हैं कि खजाने के कक्ष में जो कांच का बक्सा बना हुआ है उसे जल्द से जल्द हमें दे दो। उस बक्से में नक्शा है जो हमें इस राज्य से गुप्त तरीके से निकलने का रास्ता बता सकता है। उसे जल्द से जल्द हासिल करें और फिर हमें हमारी अपनी जिंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता। पर उस नक्शे के बिना हम यहाँ से निकल नहीं सकते, और अगर हम वैसे ही तुम्हारे किले से भागे तो कुछ ही समय के अंदर हम पकड़े जाएंगे। तुम चिंता मत करो, आज रात को तुम्हारे हाथ में वो नक्शा होगा। रात के दूसरे पहर जब आधे से ज्यादा किला नींद की आगोश में था, वहीं धनानंद के कमरे के दिए अब तक जल रहे थे। तभी आवाज में महामंत्री अपने बेटे धनानंद से कह रहे थे, कुछ भी करके हमें वो नक्शा चाहिए। उसके जरिए ही हम राजा विश्वनाथ की मदद कर सकते हैं। एक बार दुश्मन राज्य की सेना यहाँ तक गुप्त रास्ते से आ गई, फिर तो राजा मान सिंह को परास्त होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं।
तभी धनानंद की नजर उनकी बातों को सुन रहे एक साये की तरफ गई। धनानंद उस साये की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उस साये ने धनानंद को अपने ओर आते देखा, वो साया वहां से भाग गया। लगता है उसने हमारी बातें सुन ली, खत्म कर दो उसे। धनानंद उस साये के पीछे अपनी नंगी तलवार लेकर कक्ष के बाहर गया। एक मशाल के उजाले के नीचे से उस साये को भागते धनानंद ने देखा तो वो चौंक गया। वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी विद्या थी, जो कि खजाने के कक्ष से कांच का बक्सा लेकर धनानंद के साथ भाग जाने के उद्देश्य से धनानंद के कक्ष में आई थी। महामंत्री की बातें सुनकर उसके होश उड़ गए और वो वहां से भागी। राजकुमारी विद्या एक अंधियारे किले के गलियारे में पहुंची। धनानंद भी उसके पीछे भागता चला गया। भागते भागते अंधेरे से सने एक गुप्त दरवाजे के अंदर राजकुमारी ने प्रवेश किया। वो एक कक्ष में आई। उसके पीछे पीछे धनानंद भी वहां पहुंचा। थोड़ा हाफते हुए धनानंद की नजर राजकुमारी के हाथ के बक्से की तरफ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई। चलो वो बक्सा दे दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। राजकुमारी ने नामे गर्दन हिलाई। धनानंद राजकुमारी की तरफ बढ़ा और उसने राजकुमारी पर तलवार चलाने ही चाहिए कि धनानंद की दिल दहला देने वाली चीख निकली। उसने अपने पेट की तरफ देखा तो उसकी लगभग सारी हथेलियां बाहर आ चुकी थी। वो धम्म से जमीन पर जा गिरा। भानगढ़ के रक्षक ने धनानंद के पीठ में अपने धारदार नाखून घुसाए थे। राजकुमारी गुप्त दरवाजे से भागते भागते जिस कक्ष में आई थी, वो कक्ष खजाने का कक्ष था, जिसकी रक्षा कर रहा था भानगढ़ का रक्षक। राजा मानसिंह और उसके वंशज के बिना कोई भी दूसरा उस कमरे में नहीं आ सकता था। भानगढ़ के रक्षक का खौफनाक रूप और सामने मरे पड़े धनानंद को देखकर राजकुमारी विद्या बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। ये कहानी सुनकर मनोज और रघु दोनों सन्न रह गए। उस खजाने के कक्ष में आज भी कोई नहीं जा सकता, बशर्ते वो राजा मानसिंह का वंश ना हो। तो चलो भाई, बड़ी बातें कर ली, मैं जरा अब आराम करने जाता हूँ। ऐसा कहकर बंसी काका वहां से चले गए। कुछ सोचते हुए मनोज ने रघु से कहा, कुछ समझा? राजा का वंश अभी भी उस खजाने के कक्ष में जा सकता है। अगर हम उसके वंश को ढूंढते हैं तो सोच, खजाने के मालिक सिर्फ हम ही रहेंगे। दुनिया के पहले 10 अमीर लोगों में अपनी गिनती होगी। पर उसके वंशज होंगे कहाँ? हाँ, जो खजाने का सपना आता है ना, हमेशा इसीलिए आता था। गुरु, अब हमें अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस हमें अब ढूंढना राजा मानसिंह के वंश को है। गुरु, अब हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस हमें अब राजा मानसिंह के वंश को ढूंढना है। ऐसा बोलकर मनोज और रघु वहाँ से वृद्ध आश्रम की ओर निकल गए। उन्होंने अपना काम खत्म किया और शाम को वापस घर को निकले। मनोज, पर तेरे सपने से हमें राजा के वंश का पता कैसे चलेगा? मुझे गांव के लोगों के सपने भी आते हैं, शायद उससे हमारी कोई मदद हो जाए। आज रात तेरा सपना ही हमारे भाग्य खोलेगा। ऐसा कहकर दोनों घर पहुँचे। रात हो चुकी थी। मनोज और रघु दोनों काफी थक चुके थे, लेकिन खजाने की लालच ने उनकी आंखें खोल रखी थी। मुझे नींद नहीं आ रही है भाई। एक काम कर, ये नींद की गोली खा और सो जा। ठीक है। मनोज ने नींद की गोली खाई और उसको नींद आ गई। मनोज एक लंबे रास्ते पर चल रहा था। रास्ते के आसपास हीरे, मोती और सोना बिछा हुआ था। रास्ते के अंत में एक छोटी सी झोपड़ी थी। इतना सारा सोना, और उस झोपड़ी में कौन होगा? चलो देखता हूँ। मनोज ने जैसे ही झोपड़ी का दरवाजा खोला,
तो उसके अंदर एक काफी गरीब सा दिखने वाला आदमी था। बड़ी दाढ़ी, फटे पुराने कपड़े और हर जगह बिखरी हुई दारू। अरे भैया, कौन हो तुम? मैं राजा हूँ मूर्ख, इस राज्य का राजा। मदिरा लाओ मेरे लिए दास, जाओ। मैं? अचानक से जमीन हिलने लगी और मनोज घबरा गया। ये क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ! वो झोपड़ी गिरने लगी और उसकी पूरी छत मनोज पर आ गिरी। और मनोज का सपना टूटा। अरे भाई, क्या हो गया? चिल्ला क्यों रहा है? कोई बुरा सपना देख लिया क्या खजाने की जगह? हाँ भाई, बहुत अजीब और डरावना था सपना। एक बूढ़े आदमी और उस झोपड़ी का। कहीं वही तो वारिस नहीं है? अरे हाँ, हो सकता है। लेकिन इस झोपड़ी का पता कैसे लगाएंगे? मुझे याद है, उस रास्ते के बगल में एक बड़ा कृष्ण जी का मंदिर था। ऐसा मंदिर तो बस भानगढ़ के पास पिंडारा गांव में है। दोनों पिंडारा गांव की ओर निकल गए। भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ मैं पहले आ चुका हूँ। लगता है सफर की थकान तेरे सर पर चढ़ गई है। थोड़ा आगे चलकर दोनों को एक बड़ा सा मंदिर दिखा। यही है वो मंदिर, वो रास्ता भी यहीं कहीं होगा। उस मंदिर के पास पहुंचते ही मनोज को वो रास्ता दिखा। ये तो वही रास्ता है जो मैंने सपने में देखा था, और वो रही झोपड़ी। दोनों उस झोपड़ी के बाहर जा पहुंचे। मनोज ने झोपड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसे वही आदमी नजर आया जो सपने में था। रघु, ये तो वही सपने वाला आदमी है। अरे पागल, डर मत, ये कोई नशेड़ी इंसान है, भानगढ़ का रक्षक नहीं। ओ बेवकूफ दास, तू जिस भानगढ़ की बात कर रहा है वो मेरे बाप दादा की जायदाद है और मैं उसका वारिस प्रताप सिंह। है? इस गुस्ताखी के लिए मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करवा दूंगा। अरे ये नशे में है भाई, तू चुप करना, मैं संभालता हूँ इसे। गुस्ताखी माफ महाराज, इसकी बात का बुरा मत मानिए, हम आपके फायदे का प्रस्ताव लेकर आए हैं। बताओ फिर, क्या है प्रस्ताव? महाराज, आपका सारा खजाना भानगढ़ के पुराने किले में बंद है, उसे बस आप ही ला सकते हैं। मेरा खजाना? वो मैं खुद ला सकता हूँ? जी महाराज, लेकिन इतना सारा खजाना आप अकेले कैसे लाएंगे? इसीलिए उसमें हम आपकी मदद करेंगे। बदले में आप बस हमें एक छोटा हिस्सा दे दीजिएगा। ठीक है, हमें मंजूर है। ये कहकर तीनों वहाँ से भानगढ़ की तरफ निकल गए। नशे में धुत प्रताप आगे आगे चल रहा था और ये दोनों उसके पीछे। अबे ये क्या बोल रहा है तू उससे? हमें तो सारा खजाना चाहिए था ना। जैसे ही हमें इसकी मदद से सारा खजाना मिल जाएगा, हम इस गधे को मार देंगे। चलते चलते वो लोग भानगढ़ पहुँचे। वहाँ उन्हें दिखा भानगढ़ का डरावना दिखने वाला किला। ये रहा किला, इसके अंदर ही होगा खजाना। लेकिन इसके अंदर जाएंगे कैसे? इसका द्वार तो बंद है। मूर्ख दास, हर किले का एक खुफिया रास्ता होता है, इसका भी है। हाँ, चलो ढूंढते हैं। उन्हें थोड़ा समय ढूंढने के बाद एक खुफिया सुरंग दिखाई दी जो सीधा किले के अंदर जाती थी। ये रही सुरंग। तीनों उस अंधेरी गुफा के अंदर बढ़े। रघु ने पास में पड़ी मशाल जलाई। ये देखते ही मनोज बोला, मैंने ऐसा ही सपना देखा था, उसमें एक। बचाओ! मनोज और रघु अपनी बातों से निकले और उन्होंने सामने देखा तो उनके होश उड़ गए। सामने एक बड़ा सा दैत्य एक चमचमाता बड़ा सा त्रिशूल लेकर खड़ा था। रघु और मनोज को देखते ही वो उनकी तरफ हमला करने के लिए भागा। अरे बाप रे, लगता है ये भानगढ़ का रक्षक है। भागो, भाग रघु! भाई प्रताप के पीछे छुप, ये रक्षक वारिस को कुछ नहीं कर रहा है। नशे में खड़े प्रताप को ये सब एक सपना सा लग रहा था।
रघु और मनोज उसके पीछे आ गए। दैत्य रुक गया, मानो उसे प्रताप पर हमला करने की अनुमति ना हो। भाई ये दैत्य तो हमें मार कर ही छोड़ेगा, अब इससे कैसे बचे? चल लौट चलते हैं। लेकिन मनोज का लालच उसके दिमाग पर हावी हो गया था। अब तो मैं खजाना लेकर ही जाऊंगा, इससे पहले कि ये रक्षक हमें मार दे, हमें इसे मारना होगा। तू पागल हो गया है क्या? हम इसे कैसे मार सकते हैं? इसी के शस्त्र से, इसी के त्रिशूल से। लेकिन कैसे? दैत्य ने अपना त्रिशूल मनोज पर फेंका। मनोज फुर्ती से उस त्रिशूल से बच गया और वो त्रिशूल गुफा की दीवार पर जा लगा। त्रिशूल! रघु जैसे ही उस त्रिशूल को लेकर आगे भागा, वो दैत्य कूदकर उसके सामने आ गया। रघु नहीं! दैत्य ने रघु को गर्दन से उठा लिया। मनोज, बच्चा मुझे। दैत्य अपने धारदार नाखून रघु के पेट में घुसाने ही वाला था कि अचानक मनोज ने पीछे से दैत्य के पेट में त्रिशूल घुसा दिया था। और वो दैत्य वहीं पर ढेर हो गया। उस दैत्य की चीख से गुफा की छत कांपने लगी और उसका बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। वाह मनोज, तूने भानगढ़ के रक्षक से मेरी रक्षा की। मौत के मुंह से वापस आकर भी तुझे मजाक सूझ रहा है। वैसे ये त्रिशूल काफी कीमती लगता है, इसे लेके चलता हूँ। तेरा लालच तो कभी खत्म ही नहीं होगा। दास, चलो, अब तक खजाना मिला नहीं है मेरा। भानगढ़ के रक्षक को तो खत्म कर दिया, अब बस खजाने तक पहुंचना है। वैसे रक्षक तो मर गया है, तो अब इसका क्या काम? और अचानक से मनोज ने आगे चल रहे प्रताप के पीठ में त्रिशूल उतार दिया। वो त्रिशूल प्रताप के सीधे आर पार हो गया और वो वहीं खत्म हो गया। और वो दोनों आगे बढ़ने लगे और किले के अंदर पहुँचे। आंखें खोल के ढूंढ, जहाँ सोने की चमक दिखे वहीं होगा खजाना। अंधेरे में थोड़ा ढूंढने पर रघु को एक कक्ष से रोशनी आती हुई दिखाई दी। भाई जल्दी आ यहाँ, लगता है मिल गया। मनोज भागते भागते आया। वाह, लगता है इसी कमरे में है खजाना। कमरे के अंदर घुसते ही उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में सोने, चांदी और जवाहरात से खचाखच भरे कई 100 बक्से पड़े थे। उनकी चमक से उन दोनों की आंखें जगमगा उठी। इतना बड़ा खजाना तो मैंने अपने सपने में भी नहीं देखा भाई। मैंने देखा है भाई, ये वही खजाना है, लेकिन मुझे अपना सपना ठीक से याद नहीं आ रहा। रघु और मनोज ने अपने आप को संभाला। रघु ने 4 कदम बढ़ाया और एक बड़े से हीरे को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मनोज को कुछ याद आया और वो चिल्लाया, संभल कर। अचानक से एक काले नाग ने फन निकाला और रघु को डस लिया। रघु दर्द से चीखने लगा। बचाओ! 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 रघु दर्द से चीख कर नीचे गिर पड़ा। उसके बाद जो हुआ वो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो नाग अपना रूप बदलकर एक इंसानी दानव बन गया। रघु! कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ भानगढ़ का असली रक्षक। लेकिन हमने तो तुम्हें मार दिया था ना। मूर्ख इंसानों, तुम्हें क्या लगा इतना आसान होगा मुझे मारना? मैं कोई ऐसा वैसा दानव नहीं, भानगढ़ का रक्षक हूँ। वो राक्षस जिसे तुमने मारा, वो तो बस मेरा एक अंश था। मेरे रहते हुए भानगढ़ के खजाने को कोई छू भी नहीं सकता। ऐसा कहकर उसने रघु को गर्दन से उठा लिया। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। इस गलती की सजा सिर्फ मौत है।
मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। राक्षस ने रघु को उठाया और जमीन पर जोर से पटक दिया। रघु के सर से खून बहने लगा और उसकी वही मौत हो गई। मनोज ये सब देखकर घबरा गया और माफी मांगने लगा। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे बख्श दो, मैं दोबारा कभी भानगढ़ की तरफ नहीं देखूंगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तू तो सबसे बड़ा लालची है, पिछली बार मरकर भी तेरा लालच खत्म नहीं हुआ। मैं समझा नहीं। ये सपने जो तुझे आते हैं ये यूं ही नहीं आते मूर्ख, क्योंकि तू वही पापी धनानंद है जो पिछली बार मेरे हाथों मरा था। जन्म भले ही दूसरा हो पर लालच तो तुझे पहले वाला ही है। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। तेरे जैसे लालची इंसान की मौत तो मेरे हाथों ही लिखी है। अचानक से राक्षस उसके सामने आ गया और उसने अपने तेज नाखून मनोज के पेट में घुसा दिए। मनोज की अतड़ियां बाहर आ गई थी। तूने कहा था ना कि तू कभी भानगढ़ की तरफ मुड़कर नहीं देखेगा। तेरी ये इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूँ। ऐसा बोलकर उसने मनोज का सिर पकड़ा और मनोज की वही मौत हो गई। भानगढ़ के खजाने को मेरे रहते कोई नहीं लूट सकता, ना ये दोनों और ना ही तुम। अगर किसी ने भानगढ़ के खजाने की तरफ आने की हिम्मत भी की तो वो कभी वापस नहीं जा पाएगा।